दोस्तों, आप आचार्य प्रशांत एंटीनेटलिज्म गूगल करिए तो आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पर आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं इंग्लिश में, बच्चा अगर माँ बाप से पूछे कि मुझे इस दुनिया में क्यों लाए आप, तो माँ बाप को माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगो अपने बच्चों से। First of all, if the child says, "Why did you bring me into this world?" the parents must straight away apologize. तो पहले मुझे ऐसे लगा कि आचार्य प्रशांत कटाक्ष में कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा, कोई आपका बेटा या बेटी बड़ा होके ये पूछे कि मुझे क्यों इस दुनिया में लेकर आए, तो मेरे जैसा कोई आदमी होगा तो गांड पे पहले लात मारेगा। मैं गांड पे लात मारूंगा और बोलेगा, बहनचोद, दुनिया ऐसे ही चलती है। दुनिया में कोई पूछ के नहीं आता है या कोई अर्जी लिख के नहीं आता है कि मुझे जन्म लेना है। आचार्य प्रशांत एक्चुअली सीरियसली कह रहे हैं। And the kid is very justified in asking, "Did I really plead to you to bring me into this world? Did I send a formal application?" वो सीरियसली कह रहा है कि बच्चों से माफ़ी मांगो कि हमने तुम्हें सेक्स करके इस दुनिया में आने का अवसर दिया, इसके लिए माफ़ी मांगो। एक्चुअली लिटरली माफ़ी मांगो कि भाई गलती हो गई कि हम तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए, इस दुख भरी, दर्द भरी, खोखला दुनिया में हम लेकर आए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। And it is because parents have first of all committed the mistake of bringing another person into this world of agony, longing and suffering. और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप अगर प्लान्ड यानी फैमिली प्लानिंग करके बच्चा पैदा करो तो भी वो गलती है। इंडिस्क्रेशन मतलब गलती। या फिर अगर ऐसे ही यानी मौज मस्ती में आप सेक्स कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और बच्चा हो गया तो भी इंडिस्क्रेशन है। यानी प्लान्ड बच्चा करना तो भी इंडिस्क्रेशन है, गलती है। बच्चा पैदा करना गलती है। You, in your moment of personal wisdom and planned indiscretion or unplanned lust, gave birth to me. Now I sue you. Now I demand damages. तो जो लोग कहते हैं ना, मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा, पहली बात है कि वो सब छोड़ दो भाई। मातृदेवो भवा नहीं है, वो मातृरंडी भवा है। और पितृदेवो भवा नहीं है, पितृ अय्याश भवा है। आजकल कुछ बाबा लोग ऐसे हैं तो बिल्कुल गरीब गंवार जो सुपरस्टिशन में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रवचन देते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे बाबा हैं। आचार्य प्रशांत उस टाइप के बाबा नहीं हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एलीट क्लास के लोग हैं। MBA, IIM, IIT वगैरह वगैरह ये टाइप के लोग यंग लॉट हैं। और उनसे आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आपसे बच्चा कहेगा कि मैंने इस दुनिया में जन्म लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला था, इसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कैसे करोगे। मेरे दोस्त ने एक बार अपना एक सपना बताया था, बड़ा डिस्टर्बिंग सपना था। मेरा दोस्त जो है उसके पास 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। उसने कॉन्फिडेंशियली मुझे कहा कि उसकी बीवी के 3 अबॉर्शंस हुए। यार वो लोग बर्थ कंट्रोल नहीं यूज़ कर रहे थे, गलती हो गई। 3 बच्चे अबॉर्ट किए गए। अब ये आदमी, ये मेरा दोस्त मुझसे कहता है एक दिन, यार क्रिश, एक बड़ा डिस्टर्बिंग सपना आया था, मुझे देख के कांप गया। मैंने बोला क्या है? तो उसने कहा ऐसा है, मैं और मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। 3 और बच्चे थे, उनमें 2 बेटियां थी और एक बेटा था। 3 और बच्चे थे और वो भी
बैठे हुए थे सिटिंग रूम में और बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि उनका नाम क्या है। मैंने उनके चेहरे को घूर घूर के देखा तो पता चला जब मैं उस चेहरे को देखना चाहता हूँ तो चेहरा दिखता नहीं है, यानी दिखता नहीं है। ऐसे नहीं कि काला है, अंधेरा है, कोई हॉरर मूवी का सीन है, ऐसे नहीं है, बस दिखता नहीं है मुझे। चेहरा मैं देख नहीं पा रहा हूँ और नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे वो 3 बच्चे हैं जिन्हें मैंने और मेरी पत्नी ने गिरा दिया था। तो मैंने कहा, यार गिल्टी फील कर रहे हो? उसने कहा, थोड़ा सा गिल्टी भी फील कर रहा हूँ कि वो 3 बच्चे थे जो इस दुनिया में आना चाहते थे, जो उस दुनिया में आने की पूरी तरह से तैयारी में थे। उस सपने से जब मैं जागा, वो कहता है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं। ऐसे मेरे दोस्त ने कहा। जब आचार्य प्रशांत कहते हैं कि बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं दिया था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या होगा अगर एक बच्चे ने एक्चुअली एप्लीकेशन दे रखा है कि मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है, संभव है, वो जन्म लेना चाहते थे, वो इस दुनिया में आना चाहते थे और दुनिया में आके जो भी करने का होता है वो करे, दुनिया के हिस्सेदार बने, और आपने उन्हें आने नहीं दिया, आपने उन्हें रोक दिया। क्या ये गुनाह नहीं है? अगर ऐसे हो तो क्या ये गुनाह नहीं है? मैं कहूँगा बिल्कुल गुनाह है। तो एंटी नेटलिज्म जो है, वो जो थियोरी है, वो जो डॉक्ट्रिन है जिसको चलाया जा रहा है, मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से खोखला है। इट इज़ अ बैंक्रप्ट फिलॉसफी। ये फिलॉसफी है ही नहीं, वो हुक्म दे रहा है। तो जब आचार्य प्रशांत, जिनके फॉलोअर्स बाय द वे डर डर के सवाल पूछते हैं, संकोच के साथ सवाल पूछते हैं, सिकुड़ के, ऐसे नहीं है कि खुल के इंटेलेक्चुअली सवाल पूछ रहे हैं, सर आपकी क्या राय है, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, उस अंदाज में नहीं पूछ रहे हैं। सर मेरा एक ख्याल है, मैं भी वैसे बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक सोच रही हूँ सर, एंटीनेटलिज्म यानी कि बच्चा न पैदा करना, तो एक और भी आइडिया हो सकता है ना सर। सिकुड़ सिकुड़ के डर डर के सवाल पूछते हैं। क्यों सिकुड़ते हैं, क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं क्योंकि आचार्य प्रशांत उनके लिए एक अथॉरिटी फिगर बन चुके हैं। उनके साथ डिस्कशन नहीं हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं हो रहा है। अगर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा होता ना, कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, वो भी कुछ भी कह सकता है, प्रशांत तू बोलना क्या करने का है, हाँ नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, हर एक के पास एक बच्चा ही होना चाहिए या 2 बच्चा होना चाहिए। ये ओपिनियंस हैं। ओपिनियन अलग चीज़ है, लेकिन ये इनका ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन से कुछ ज़्यादा है। ये गुरु का एक अथॉरिटी के साथ कहा हुआ एक स्टेटमेंट है। आचार्य प्रशांत जिस तरह से कहेंगे हम उस तरह से जिएंगे, हमारी यानी हमें उसी तरह से जीना चाहिए। वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, एज एन इंटेलेक्चुअल मैं इंटेलेक्चुअली आर्ग्यू कर लेता, आज भी इंटेलेक्चुअली आर्ग्यू करना है तो कर लेंगे। लेकिन आचार्य प्रशांत के सामने जो लोग बैठते हैं, इंटरव्यूअर्स भी डर डर के सवाल पूछते हैं, खुशामदी करके सवाल पूछते हैं, काइंड ऑफ, यानी कोई उनको चैलेंज नहीं करता है। इट इज़ नॉट अ कॉन्वर्ट डिस्कशन बिटवीन इक्वल्स। कोई उनको इक्वल बन के सवाल नहीं पूछ रहा है। अच्छा, और दूसरी बात, बाय द वे, आचार्य प्रशांत उनके IIM, IIT और क्या है, सिविल सर्विसेज, उनके जो वीडियोस हैं उनके पूरे ये सब बैकग्राउंड डालते हैं।
तो उनका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड से वो क्या कर रहे हैं, वो क्रेडिबिलिटी प्राप्त कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा ही कोई मठ में पला बड़ा कोई यानी अंधविश्वास करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं एक बुद्धिजीवी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास क्रेडेंशियल्स लेके आया हूँ या अपर क्लास क्रेडेंशियल्स लेके आया हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी हूँ। इस तरह से वो अपने आप को पोज कर रहे हैं, और हैं भी, बुद्धिजीवी हैं। लेकिन बुद्धिजीवी हो तो फिर आप अंधविश्वास टाइप की बातें क्यों कर रहे हो भाई? एक तरफ से वेदांत, अद्वैत, ये टाइप के सब कि जिसको हम इंग्लिश में ट्रैपिंग्स कहते हैं कि मैं वेदांती हूँ, मैं अद्वैती हूँ। अद्वैत का फिलॉसफी का जो ये होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो इनके फिलॉसफी से पूरा अलग है। इनके फिलॉसफी में अद्वैत की बू नहीं है। ये जो भी कहते हैं ना आचार्य प्रशांत, मैं कह रहा हूँ अद्वैत तो नहीं है, क्योंकि अद्वैत में जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, इंसान को अपनी परिस्थिति से भी अलग नहीं किया जा सकता है, दुनिया से भी अलग नहीं समझा जा सकता है। ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम हिज सर्कमस्टांसेस। इंसान और उसके सर्कमस्टांसेस, हर चीज़ एक है, हर चीज़ एक है। यू बिलीव इन द वननेस ऑफ ऑल थिंग्स। आत्मा परमात्मा एक है, इंसान दुनिया एक है, सारी सृष्टि एक है। द्वैत है ही नहीं, दो चीज़ें है ही नहीं, तो फिर ये द्वंद्व कहाँ से आ गया? बच्चा पैदा करना या नहीं करना, नहीं करना, ये डिवीजन कहाँ से आ गया? ये नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बच्चा पैदा करना कहाँ से आ गया कि नहीं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि बच्चों को पैदा करो और इस दुनिया में ले आओ, इस दुख भरी दुनिया में। और बाय द वे, ये दुख भरी दुनिया टाइप का जो नैरेटिव जो है ना, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट सेइंग। आचार्य प्रशांत कभी कभी बुद्धिज़्म का ये कर लेते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि शाइवाइट फिलॉसफी में प्रलय की ज़रूरत है, तो अब प्रलय आना चाहिए वगैरह, ये भी कह देते हैं। ओके। और शून्यता, बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ शून्यता को रेफ़र करते हैं। ये सब रेफरेंसेस दे रहे हैं, सिर्फ रेफरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ, सब चीज़, सब लोगों से घृणा करो। आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं उसको मैं आम आदमी की भाषा में बोलूँ ना, तो ऐसे होगा कि वो आपको देख के कह रहे हैं, अबे तू धरती पे बोझ है बे, अबे तुझे जन्म नहीं लेना था बे, तू धरती का बोझ है। यू हैव नो पर्पस इन लाइफ, तेरा जीना निरर्थ है, तेरा जीना बेकार है। बेकार ही नहीं, नेगेटिव है। तू मर जाता तो शायद अच्छा होता। अब ये नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते हैं तू मर जाता तो अच्छा होता, ये नहीं कहते हैं। यहाँ पे वो रुक जाते हैं। ये कहते हैं कि तेरा जीना अनडिज़ायरेबल है, और तेरे बाद तेरे बच्चों का जीना वो भी अनडिज़ायरेबल है। तो ये जो मैसेज है, इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मैसेज, इट इज़ नॉट अ होलिस्टिक मैसेज। और ये मैसेज जो है, इट इज़ नॉट अ मैसेज दैट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। आप इंसानों को के साथ मोहब्बत नहीं करते, वो दिखाई पड़ रहा है। वो दिखाई पड़ रहा है कि आचार्य प्रशांत
इंसान से बेसिकली या सृष्टि से मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत की भावना नहीं है, देयर इज नो लव, देयर इज नो कंपैशन, वो एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, वो गले नहीं लगा रहे हैं सृष्टि को, वो घृणा कर रहे हैं, वो हेट करते हैं, सृष्टि से हेटरेड करते हैं, सारी सृष्टि से। रियलाइज्ड सोल अगर किसी को कहते हो ना, एनलाइटेंड सोल अगर माना जाए तो वो सुखमय होता है, वो सरल होता है, उसे हर चीज़ से प्रेम है, उसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े, इंसान, पापी, पुण्य करने वाला, हर किस्म के लोग से, हर चीज़ से प्रेम है, प्यार है, और वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ को गले लगाता है। यानी भूख है, चलो ठीक है, भूख लगी है, उसे भी मैं गले लगाता हूँ। हार गए, कभी जीतने वाली चीज़ को हार गए, खो गया कुछ अपना, चलो ठीक है, मैं गले लगा लेता हूँ, वो लॉस को भी मैं गले लगा लेता हूँ, ठीक है, होते रहता है। कोई कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी पाते हैं, कभी खोते हैं। किसी का आना होता है, किसी का जाना होता है, किसी से रिस्पेक्ट मिलता है, किसी से घृणा मिलती है, कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस तरह से ना, वो एक गीता में शायद कहा गया है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ क्या है? इक्वल माइंडेड, यानी किसी चीज़ से वो डरता नहीं है, किसी चीज़ को वो चाहता नहीं है, उसकी कोई इच्छाएं वैसे है ही नहीं, वो हर चीज़ में आनंद ही आनंद देखता है, वो आनंदित रहता है। ये क्वालिटी होता है एक एनलाइटेंड सोल का। अगर आप एनलाइटेंड सोल, मैं ये सब आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस सोल एंड ऑल दिस नॉनसेंस, लेकिन इसलिए क्योंकि हम आचार्य प्रशांत की बात कर रहे हैं और उनके फॉलोअर जो हैं वो आत्मा, परमात्मा, एनलाइटनमेंट, निर्वाण और ये सभी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर गुरु एक एनलाइटेंड सोल है तो भाई उस गुरु का कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि वो हर चीज़ से प्यार करता है। वो मोहब्बत का दुकान नहीं है, वो मोहब्बत का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो मोहब्बत मैन्युफैक्चर करता है। ओके, ये होता है गुरु। आचार्य प्रशांत वो नहीं है, आचार्य प्रशांत वो नहीं है। तो आचार्य प्रशांत का जो मैसेज है बड़ा खोखला मैसेज है, निहिलिस्टिक। वो खुद कहते हैं निहिलिस्टिक लगता है ना, निहिलिस्टिक मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ, जिसमें दुनिया को अफर्म, वो इट इज़ नॉट अ सेल्फ अफर्मिंग या वर्ल्ड अफर्मिंग, कि दुनिया को अफर्म करने वाली चीज़ नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो जो फिलॉसफी है आचार्य प्रशांत की एंड जनरली उनकी जो भी फिलॉसफी है, सेक्स से नफ़रत है। कई बार कहते हैं सेक्स से नफ़रत है, शादी से नफ़रत है, समाज से नफ़रत है, दुनिया से नफ़रत है कि दुनिया, ये दुनिया क्या है। वो एक गाना था ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो, जला दो मेरे सामने से ये दुनिया, वगैरह वगैरह, गुरुदत्त का वो गाना था। अगर आचार्य प्रशांत एक कवि होते और कवि के नज़र से ये सब कहते कि ये जला दो मेरे सामने से, ये हटा दो मेरे सामने से ये दुनिया वगैरह। बाय द वे, गुरुदत्त का वो कागज़ के फूल का जो पर्सनालिटी था, आई थिंक शराबी, कवि, गरीब, दरिद्र, उसके यानी बर्बादी का चलता फिरता नमूना है। अब उस स्टोरी में, उस कॉन्टेक्स्ट में, एंड गिवन
कि गुरुदत्त के ही बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसीज थे, बहुत नेगेटिव दुनिया के तरफ एक ये था, एंड अल्टीमेटली गुरुदत्त ने पी के अल्टीमेटली सुसाइड ही कर लिया। जस्ट सेइंग। अब कविराज कैसे भी कह सकता है, कविराज का राइट है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई ये नहीं होती। लेकिन दिस गाय इज़ अ गुरु, इज़ अ गुरु। अब गुरु अगर किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो आई डोंट माइंड, लेकिन ये गुरु के कहने पे यंग पीपल आर बेसिंग देयर लाइफ। वो कह रहे हैं हाँ गुरु कहते हैं तो हम शादी नहीं करेंगे, गुरु कहते हैं तो हम बच्चा नहीं करेंगे। आई थिंक ही इज़ अ गुरु इज़ मिसगाइडिंग देम। वो दुनिया का होलिस्टिक ये नहीं दे रहा है, जो भी वो गाइडेंस की तरह से दे रहा है वो मिसगाइड कर रहा है, वो गाइडेंस नहीं दे रहा है। दिस इज़ नॉट गाइडेंस। एंटी नेटलिज्म का जो फिलॉसफी है, ओके, वो रीजनिंग नहीं कर रहा है, वो दिस इज़ नॉट अ रीजनेबल पोजीशन के बच्चों ने कभी एप्लीकेशन नहीं दिया जन्म लेने के लिए, तो तुम क्यों उनको जन्म दे रहे हो। और वो जो ये दुनिया में कितना मिज़री है, ये दुनिया में कहाँ है मिज़री यार। यानी मिज़री है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिज़री नहीं है, दुख नहीं है, दुनिया में हर चीज़ खुशहाल है, हर जगह खुशहाल है, सब चंगा सी, ऐसे नहीं है। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, बट दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। दुनिया चीज़ ही ऐसी है, दुनिया का क्वालिटी यही है कि उसमें घर्षण है, उसमें दुख है, जीना मरना है, रोग है, खुशहाली भी है, गरीबी है, अमीरी भी है, सुख सुविधा हैं तो असुविधा भी हैं, चैलेंजेस हैं, कभी जीत कभी हार, सब कुछ है। और कभी कभी कोइंसिडेंसेस हैं, हैप्पी कोइंसिडेंसेस हैं, और कभी कभी एक्सीडेंट्स हैं, भयंकर एक्सीडेंट्स हैं। ये दुनिया है, दुनिया का कैरेक्टरिस्टिक है। तो दुनिया को इस तरह से डिस्क्राइब करना कि अरे यार ये दुनिया में क्या रखा है, इस दुनिया में बच्चों को क्यों लाना चाहिए, बड़ा नेगेटिव फिलॉसफी है यार, बड़ा नेगेटिव फिलॉसफी है। और फिलॉसफी भी नहीं है। फिलॉसफी अगर है ना तो फिलॉसफी में एक रीजनिंग होता है, आप लॉजिकल रीजनिंग से के साथ कुछ कहते हो। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, एक है नहीं छी, सेक्स छी, प्यार मोहब्बत छी, एक ही औरत के साथ रहना या एक ही मर्द के साथ रहना छी 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 ना, नहीं। तो ये फिलॉसफी नहीं, ये छी कहना फिलॉसफी नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रेजुडिस्ड इंसान का प्रेजुडिस है। प्रेजुडिसेस, दुनिया अरे दुखी जगह है। पहले हमारे बाय द वे हमारे धर्मों में ये सब था, जस्ट सेइंग। और ये बहुत पुरानी चीज़ है, आजकल थोड़ा कम सुनाई देता है। पहले धर्म में ये सब था कि वो कहते थे, एक संस्कृत श्लोक है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भाई कब फिर से जीना, जन्म लेना, फिर से मर जाना, फिर से माँ के कोख में यानी सोना, और फिर माँ के कोख से निकलना, ये सारा दुख दर्द, ये गम, इससे मुझे छुटकारा दे दो ओ कृष्णा, ऐसे कुछ ये श्लोक हैं। तो ये टाइप के श्लोक बहुत सारे थे, और ये टाइप की जो फिलॉसफी थी कोई नई फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत बहुत घिसी पिटी बहुत जूनी फिलॉसफी है।
बहुत घिसी पिटी फिलॉसफी है। और ये फिलॉसफी यानी इट वाज ए नेगेटिव वर्ल्ड व्यू। आप उस दुनिया की सोचिए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, राजा महाराजा कुछ सुख सुविधा में रहते थे, थोड़ी सी सुख सुविधा में रहते थे। हम जिस तरह से रहते हैं उतना भी नहीं। और बाकी के लोग जो हैं अपने झुपड़े में रहते थे, कभी धूप, कभी छाँव, कभी मेहनत, कभी खेत में हरियाली, कभी ड्रॉट आ जाना, कभी फ्लड्स आ जाना, कुछ न कुछ हुआ करता था। मलेरिया हो गया तो उसके लिए भी कोई इलाज नहीं था, डिसेंट्री हो गया तो कोई इलाज नहीं। आजकल हम ORS वगैरह ले लेते हैं, डिसेंट्री वगैरह हो गया, लूज़ मोशंस हो गए तो कोई मरता नहीं है लूज़ मोशन से। ORS ले लिया, ठीक हो गए। कोई इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स ले लिया, ठीक हो गए। उन दिनों में कुछ भी नहीं था। आप कहते हो आयुर्वेद था, ये था, वो था, छोड़ो यार, वो सब मुझे जाना नहीं है। बहुत कम था। आजकल हर किस्म की बीमारी के लिए इलाज है। तो उन दिनों में जब कोई राजा महाराजा अपने सैनिक को भेज के आपको उठा के लेके जा सकता था, उस भारत में जहाँ पे कोई शेर आके तुमको पिकअप करके लेके जा सकता था, कोई भेड़िया आके आपको काट के जा सकता था, बच्चा उठा के ले जाते थे भेड़िए, वुल्व्स। ओके, तो उस भारत में अगर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। किसी औरत के इसमें वो 10 बच्चों को जन्म देती थी, वो 10वें बच्चे को जन्म देते देते वो खुद मर जाती थी, और फिर उसका पति जो है वो दूसरा शादी कर लेता था। और वो औरत जिए मरे किस तरह से रहती थी कोई दिखता नहीं था, कोई उसका पालन पोषण कुछ देखता नहीं था। आई एम रेफरिंग टू वेरी रियल लिविंग कंडीशंस जो हमारे भारत में थे और मेजॉरिटी के लिए थे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20-30 साल में लोग मर जाते थे एवरेज। बच्चा जन्म लेगा तो 10 साल की उम्र पहुंचने तक अगर 3-4 बच्चे जन्म लिए तो उसमें से एक ऑलमोस्ट सर्टनली 10 साल पहुंचने तक मर जाते थे। अगर 6-8 बच्चे होते थे तो एक आध 20 साल पहुंचने तक मर जाता था या बीमार पड़ जाता था, और ऐसा भयंकर बीमार पड़ता था, टीबी वगैरह। मतलब देखो हॉरिबल लिविंग कंडीशंस, अंधेरा, हर किस्म की बीमारी का कोई इलाज नहीं, गरीबी, सीजन्स, गर्मी ठंडी, आपके पास एयर कंडीशनिंग नहीं है, आपके पास पंखे नहीं है, आपके पास पहनने के कपड़े नहीं है, आपके पास हाथ धोने के लिए सोप नहीं है, नदी में जाके नहाते हो, कोई वहीं पे ऊपर हग रहा है और आप उसी नदी में नहा रहे हो, कोई कपड़ा भी धो रहा है उसी नदी में। इस टाइप के लिविंग कंडीशंस थे। अभी ये लिविंग कंडीशंस में अगर कोई कहता है कि अरे यार बच्चे को जन्म क्यों देना, बच्चे को क्यों इस दुनिया में लाना, ये क्या है कि बच्चा जन्म लेगा फिर मरेगा, बेचारे को कितना तकलीफ़ होता है, अगर उस अवस्था में कोई कहता है तो मैं समझूं। अगर कोई झोपड़े में जाके, कोई ट्राइबल एरिया में जाके अगर आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि बच्चा पैदा मत करो, तुम लोग वैसे ही गरीब हो, तुम्हारा खाने पीने का ठिकाना नहीं है, बस्तर के जंगलों में जाके अगर वो कहें कि तुम लोगों को 3 दिन में एक बार खाना मिलता है कहीं से नसीब से, लोग भूखमरी में मर रहे हैं, क्यों बच्चा पैदा करना है, अगर वो उन लोगों से कहे तो मैं फिर भी समझूं। लेकिन वो किससे कह रहे हैं? मिडिल क्लास लोगों से, अपर मिडिल क्लास लोगों से जो मुंबई में रह रहे हैं, अच्छे घर के लोग, खाते पीते, महीने में 3 बार पिज़्ज़ा मंगाते हैं, महीने में 6-8 बार शराब पीते हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा रोज़ बैठ के शराब पीते हैं, मस्त रहते हैं, रोज़ खाना पीना बाहर का बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स और ये सब होते रहता है। यानी
पैसे जब खर्च करते हैं तो सोच के भी नहीं खर्च करते हैं, एसयूवी खरीद लेते हैं, सीधे ही शादी होने के बाद सीधा एसयूवी खरीद लेते हैं। महीने के 30-40 हज़ार का ईएमआई जा रहा है, क्रेडिट कार्ड 2-3 क्रेडिट कार्ड घुमा रहे हैं। इन लोगों से आचार्य प्रशांत कहते हैं, यार कितना दुख है इस दुनिया में, कितना दर्द है इस दुनिया में क्यों बच्चे ला रहे हो? हट, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। यानी ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक आदमी का प्रेजुडिस है। हाँ, एक से ज़्यादा आदमी के भी प्रेजुडिसेस हो सकते हैं, एक पूरे कल्ट का प्रेजुडिस हो सकता है, लेकिन जितने भी लोग इस प्रेजुडिस में मानते हैं, है तो प्रेजुडिस समझते हो ना? उसको क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्व अनुग्रह, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। पूर्व अनुग्रह मतलब आप एक ख्याल को पाल लेते हो, उसका कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई नींव नहीं है, वो लॉजिक पे नहीं है खड़ा, वो बस हाँ मैंने कह दिया। मुसलमान लोग ख़राब होते हैं, अरे सब मुस्लिम ख़राब होते हैं, अरे ये अफ्रीका के लोग ना गंदे होते हैं, छी, ये काले लोग बुरे हैं, या काले लोग हमसे इन्फीरियर हैं, ये टाइप का। और गोरे लोग, अरे गोरे लोग तो अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं, वो बहुत ही यानी सुपीरियर हैं। ये टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये कहते हैं, इनको कहते हैं सुपरस्टिशन नहीं, इनको कहते हैं प्रेजुडिस। इनको कहते हैं प्रेजुडिस, पूर्व अनुग्रह, आई थिंक दैट इज़ द वर्ड। तो ये एक प्रेजुडिस्ड माइंड का कहना है कि एंटीनेटलिज्म करो। अब एंटीनेटलिज्म मतलब बच्चों को पैदा मत करो, क्या इससे दुनिया का किसी तरह से कल्याण होगा? लेट अस एग्जामिन दैट। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी किया था, एग्जीक्यूट किया था परफेक्टली, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया। वन चाइल्ड पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाया गया था, वन चाइल्ड पॉलिसी। उसका नतीजा ये हुआ, पॉपुलेशन तो कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास अब एक एजिंग पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर दो लोग यानी हस्बैंड एंड वाइफ एक बच्चा पैदा करते हैं, तो जैसे जैसे वो हस्बैंड एंड वाइफ बूढ़े होते जाते हैं, एक बच्चा पल रहा है, जवान हो रहा है, यानी दो जवान लोग आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय वन जवान पर्सन, वन यंग पर्सन, और ये दो जवान लोग जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। सो दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय टू ओल्ड पीपल। तो एवरेज एज ऑफ द सिटीजन कम होते जाता है। आप गूगल करके देखिए इंडिया का एवरेज एज क्या है। इंडिया का एवरेज एज 1970 में 18 साल हुआ करता था। आज 2024 में एवरेज एज करीब 30 साल पे है। इंडियंस आर एवरेज एज्ड 30 साल। मतलब बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है, बुढ़ापा ज़्यादा है इस पॉपुलेशन में। उतना बुढ़ापा नहीं है, हमारा बेटर है, लेकिन उससे भी बेटर था, 18 साल था, यानी जवान पॉपुलेशन था। इट वॉज ए यंग पॉपुलेशन। अफ्रीका में जवान पॉपुलेशन है, उनका एवरेज एज 20 साल है। नाइजीरिया जैसे देशों में 18-19 साल है। ओके, ओवरऑल अफ्रीका में 20 साल है। हमारा करीब 30 साल है भारत का। चाइना का करीब 40-41 साल या ऐसा कुछ है, यानी हमसे 10 साल, यानी दे हैव एन एजिंग पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी। जापान जैसे देशों में
आई थिंक 50 साल पे पहुंच गया है। उनका एवरेज एज 50 साल है, 50 इयर्स उनका एवरेज सिटीजन। मतलब वो सोसाइटी बूढ़ा है, वो सोसाइटी, वो समाज वृद्ध है। यूरोप में बहुत सारे देश हैं जैसे कि स्पेन, इटली वगैरह, आई थिंक यूके का भी यही हाल है। 45 साल 45 इयर्स उनका एवरेज एज है। मतलब वो वृद्ध हैं, उन एज अ पॉपुलेशन 45। तो जब ये 45, 50, 55, 60 तक पहुंच जाएंगे, तो जब पॉपुलेशन एज होता है, काम करने के लिए कोई रहता नहीं है। काम करना, नौकरी करना, मेहनत करना, ये सब तो यंग पीपल का काम है। अब यंग लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और यंग लोग रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, और यानी दो लोग शादी करते हैं और एक बच्चा पैदा करते हैं, या एक भी बच्चा नहीं पैदा करते, तो फिर दो लोग वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। मतलब इस टाइप का निराधार फैमिली। आप एक फैमिली के बारे में सोचिए जहाँ पे सब लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, और नया बच्चा कोई नहीं है। फिर वो 30 साल का आदमी 10 साल के बाद 40 का हो जाएगा, 40 वाला 50 का हो जाएगा, 50 वाला 60 का हो जाएगा, और 10 साल ले लीजिए, फिर वो 50 साल, 60 साल, 70 साल ऐसा। मतलब वो फैमिली लुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी वो फैमिली। ठीक है, बच्चा है ही नहीं, नए बच्चे आ नहीं रहे हैं उस फैमिली में। क्यों? क्योंकि भाई एंटीनेटलिज्म नहीं, एंटीनेटलिज्म के कारण से नहीं हो रहा है। आजकल जो हो रहा है, इट इज़ एन इकोनॉमिक रिजल्ट। यार, हम लोग खुश हैं, हम लोग कमा रहे हैं, हमारा करियर में इतना मेहनत जा रहा है और हम इस तरह से रह रहे हैं, क्यों बच्चा पैदा करें? तो एक टाइप का फिलॉसफी है, क्यों बच्चा पैदा करें? हम करियर में खुश हैं, हम अपने एक्टिविटीज़ में खुश हैं, हम अपने हॉबीज़ और करियर में खुश हैं, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप, थोड़ा बहुत डेटिंग वगैरह कर लेते हैं और हम खुश हैं। तो इस तरह की एक फ़िलॉसफी है। हम दुनिया की सैर करने निकल जाते हैं, हम टूरिंग करने जाते हैं, और ये सब करते करते हम खुश हैं। इस तरह की एक फ़िलॉसफी हो गई है। ये एक फ़िलॉसफी है, ये एक जीने का तरीका है। ये जीने के तरीके से जापान जैसे देश ओल्ड एजेड पॉपुलेशन हो गए, और हर साल उनका एवरेज एज 1 साल बढ़ता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। क्योंकि अगर बर्थ रेट और भी शार्पली ड्रॉप होता है तो 1 साल भी नहीं, 2 साल, यानी 5-6 साल में वो उनका एवरेज एज 60 साल हो जाएगा, और 5-6 साल में उनका एवरेज एज 70 साल हो जाएगा। तो जब ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इमिग्रेंट्स आएंगे, इमिग्रेशन होगा। भारत से लोग जापान में चले जाएंगे, भारत से लोग चाइना में चले जाएंगे। अगर हम बूढ़े हो रहे हैं तो अफ्रीका से लोग इंडिया में आ जाएंगे, जवान लोग अफ्रीकन्स, बूढ़े लोग इंडियंस। ये होने वाला है। तो जवान पॉपुलेशन, और या फिर हमारे गांव में अगर गरीबी में ज़्यादा बच्चे पलते हैं तो गरीब लोग जो गांव में रहते हैं वो शहर में आ जाएंगे, और हम शहर में जो रह रहे हैं धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे हम लोग, और वो लोग यहाँ पे आके रहेंगे। ठीक है, तो यानी वेयर इज़ द मेरिट? एंटीनेटलिज्म में मेरिट कहाँ है? ये एक फिनोमिनन है। अब ये फिनोमिनन को ये कोई बहुत अच्छा फिनोमिनन ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसे नहीं कह सकता हूँ कि हाँ चलो अच्छा है, जापान वाले बूढ़े हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। इंडिया वाले भी बूढ़े हो रहे हैं, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हमारा पॉपुलेशन भी एजिंग हो रहा है। कोई अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। हर साल 1 साल हमारा एवरेज एज बढ़ते जा रहा है। मतलब 2020 में करीब एवरेज एज 27 का था,
2024 में एवरेज एज आई थिंक नियरली 30 हो गया है, नियरली 30। मतलब 4 साल में 3 साल एवरेज एज बढ़ गया। इसी रेट से अगर बढ़ता रहा और 10 साल में हमारा जो एवरेज एज है वो 40 हो जाएगा। चाइना का अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, वो लोग अभी वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ के 2 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए, या एंकरेज कर रहे हैं भाई बर्थ रेट बढ़ाओ, क्योंकि हमको एजिंग पॉपुलेशन नहीं चाहिए, हमको यंग पॉपुलेशन चाहिए जो एजेड लोगों का भी ध्यान रखेंगे, जो उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो आप धीरे बूढ़ा बूढ़ी होके फिर क्या, फिर वृद्धाश्रम में चले जाओगे और ख़त्म। और क्या बचता है आपकी लाइफ में, बचता क्या है? तो ये जो एंटी नेटलिज्म को ये फिलॉसफी कह रहे हैं हमारे आचार्य प्रशांत, एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रेजुडिस है, मुझे ठीक नहीं लगता है। और आप अगर गर्व से कह रहे हो कि ये हिंदुत्व है, हिंदुइज़्म है, मेरा मानना है कि ये हिंदुइज़्म भी ठीक से हिंदुइज़्म नहीं है। आचार्य प्रशांत का हिंदुइज़्म में बैठता भी नहीं है। अगर आप हिंदुइज़्म मान के चल रहे हो, अगर आप अद्वैत मान के चल रहे हो, अगर आप वेदांत फिलॉसफी है ये सब अगर मान के चल रहे हो, ये वो भी नहीं है। ये एक बहरूपिया है। ही इज़ डिस्गाइज्ड एज अ वेदांती, ही इज़ डिस्गाइज्ड एज एन अद्वैती। वो भेष पहन के बात करते हैं, उनकी बातों में अद्वैत, वेदांत या कोई भी हमारे स्क्रिप्चर्स की बू नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ। अब मानना है तो मानो, और आचार्य प्रशांत को फॉलो करना है और मुझे गाली देना है तो दे दो भाई, और उनको फॉलो करो, ये आपकी मर्ज़ी, आपका लुकआउट है। चलो शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।